नेक्स्ट है हमारे पास शेल्डन का वर्गीकरण। ठीक है भाई, शेल्डन का वर्गीकरण। तो शेल्डन के वर्गीकरण के पीछे मैंने कार क्यों लगाया, क्योंकि ये आप देखोगे गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, हालांकि ये इसी को भी कई बार लंबाकार, यहाँ पे काय शब्द आएगा क्रेशमर में आगे, तो यहाँ पे शेल्डन के अंदर क्या है, कार शब्द आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार वो लंबा कृष्ण को कृष्ण काय आगे, जैसे क्रेशमर का वर्गीकरण आएगा वहाँ पे भी लंबा काय आएगा, वहाँ पे काय शब्द जोड़ा है, लेकिन कई बार क्या है लंबा कार भी कह देता है। ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। शेल्डन का जो है वो कार, बेसिकली आपको शब्द लास्ट में कार लगा हुआ मिलेगा। तो गोलाकार, आयताकार और लंबाकार कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। गोलाकार के अंदर जो गोलाकार लोग होते हैं ये क्या है, ज़्यादा खाते हैं। ठीक है भाई, ज़्यादा खाते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। ठीक है, और इनको किसी भी बात की टेंशन वगैरह बहुत कम ही होती है। ठीक है भाई, यानी ये सोचते हैं कि जैसे होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इनको एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं, ऐसे लोगों को, गोलाकार लोगों को एंडोमॉर्फिक कहते हैं। और इनके अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है विसेरोटोनिया प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इनका स्वभाव जो है वो किस तरीके का है, विसेरोटोनिया प्रवृत्ति का है। आयताकार जो है मिसोमॉर्फिक होते हैं, इनकी बॉडी जो है पूरी तरह फिट होती है। ठीक है, इसको मिसोमॉर्फिक भी कहा जाता है। और सोमेटोटोनिया इनके अंदर स्वभाव या प्रवृत्ति, इनको सोमेटोटोनिया के अंदर इनको शामिल करते हैं। लंबाकार जो है एक्टोमॉर्फिक कहलाते हैं। ठीक है, और लंबाकार ये क्या, ज़्यादा सोच के अंदर डूबे रहते हैं, गहन चिंतन करते हैं किसी भी विषय के बारे में। ठीक है भाई, और थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहते हैं। ठीक है भाई, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोटोनिया कहते हैं, सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, गोलाकार को एंडोमॉर्फिक विसेरोटोनिया, आयताकार को मिसोमॉर्फिक सोमेटोटोनिया और लंबाकार को एक्टोमॉर्फिक सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा याद रखोगे इसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्रेशमर का वर्गीकरण है। तो क्रेशमर का वर्गीकरण हमें क्या बताता है, इसके भी इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार, 3 प्रकार बताए थे। ठीक है भाई, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, तो क्रेशमर का वर्गीकरण क्या कहता है, इसके 3 प्रकार आपको दिख रहे होंगे, लंबा काय या कृष्ण काय, यहाँ पे आपको काय शब्द मिल जाएगा क्रेशमर के अंदर। बेसिकली इनमें से पूछ लेता है, जैसे शेल्डन और इन दोनों में से पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से शेल्डन का प्रकार कौन सा नहीं है, तो 3 तो ये दे देगा, लंबाकार, गोलाकार, आयताकार, या फिर ये दे देगा एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, उसमें एक कहीं से यहाँ से ऐड कर देगा, जैसे मान लीजिए सुडोल काय या स्थूल काय, इनमें से कोई एक इधर ऐड कर देगा, तो हमें पहचानना पड़ेगा। बेसिकली आपको इनके क्या है, नाम याद होने चाहिए, इनके जो कितने प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व बताए उसके नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। क्रेशमर का वर्गीकरण, और ये दोनों वर्गीकरण जो है प्रारूप उपागम के अंदर आते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार ही बताए हैं। तो निम्न में से प्रारूप उपागम जो है वो किसने दिया व्यक्तित्व का, तो आपको ध्यान रखना, शेल्डन, क्रेशमर हो गया। ठीक है, और एक हमने पढ़ लिया हिप्पोक्रेट्स भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट और भी आएंगे। तो व्यक्तित्व जो है इन्होंने भी 3 प्रकार का बताया, लंबा काय, और लंबा काय को इन्होंने कृष्ण काय कहा। ठीक है भाई, और दूसरा बताया पुष्ट काय या सुडोल काय, और तीसरा बताया स्थूल काय या गोलाकार। ठीक है भाई, इस तरीके से गोल काय या गोलाकार कह सकते हो। ये जो लंबा काय है या कृष्ण काय है, इनको इन्होंने कहा एस्थेनिक प्रकार के लोग होते हैं, एस्थेनिक। ठीक है, और ये जो इनमें प्रवृत्ति होती है स्योजाइड, इन्हें लोग भी कहते हैं, स्योजाइड। और ये द्विवसपन ज़्यादा देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, लंबाकार जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। ठीक है, और ये द्विवसपन में ज़्यादा खोए रहते हैं, लंबा काय लोग। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एस्थेनिक प्रकार के लोग और स्योजाइड कहलाते हैं। और पुष्ट काय या सुडोल काय, यानी इनका शरीर जो है वो पूरा सुडोल होता है, एक खिलाड़ी की तरह होता है, जैसे खिलाड़ी के अंदर होता है। ठीक है, वो नित्य एक्सरसाइज करता है, डेली एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो उसका शरीर जो है हष्टपुष्ट होता है, इसलिए इसे पुष्ट काय कहा गया। एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व यह कहलाता है। स्थूल काय या गोल काय क्या होता है, ये पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पिकनिक प्रकार के व्यक्ति, और इसको साइक्लोइड कहते हैं। ठीक है, ये सामाजिक प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा पाई जाती है। ये जो एथलीट प्रकार के होते हैं इनमें सामाजिक प्रवृत्ति ज़्यादा। और जो स्थूल काय होते हैं वो क्या है, वर्तमान में जीने वाले होते हैं, वर्तमान में जीने वाले। इनको लगता है कि आज हमारा अच्छा करना चाहिए, कल जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान में जीने वाले होते हैं। पिकनिक प्रकार के साइक्लोइड होते हैं। पिकनिक प्रकार का मतलब क्या है कि मतलब ये खाने पीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, इनका जो कह सकते हैं, इनकी देह जो है थोड़ी क्या है, भारी होती है, मोटापा इनके ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो ये क्रेशमर का वर्गीकरण था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्प्रेंगर का वर्गीकरण। नेक्स्ट आप देखिए स्प्रेंगर का वर्गीकरण, इन्होंने व्यक्तित्व जो है वो 6 प्रकार का बताया। ठीक है, 6 प्रकार व्यक्तित्व के इन्होंने बताए। और ये जो है इसका सिद्धांत कई बार पूछा जाता है कि मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर अपना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इनका सिद्धांत मूल्य दृष्टिकोण पे माना जाता है, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, या फिर कार्य और स्थिति। ठीक है, कार्य और स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मूल्य के आधार पर पूछे तो भी स्प्रेंगर का नाम आएगा, 6 प्रकार बताए। और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर पूछे तो भी स्प्रेंगर का सिद्धांत ही आता है। ठीक है, या कार्य या स्थिति के आधार पर पूछे तो भी क्या है, स्प्रेंगर का नाम आएगा। और इन्होंने व्यक्तित्व जो है वो 6 प्रकार के बताए। पहला सैद्धांतिक, ठीक है, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, कलात्मक।
इसमें आपको क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्तित्व किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है भाई। तो सैद्धांतिक लोग जो होते हैं ये क्या है, ज़्यादातर जैसे वैज्ञानिक हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, ठीक है, यानी जो सिद्धांतों का ज़्यादा पालन करते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। ठीक है। तो वैज्ञानिक जो हैं आपको पता है कि ये सिद्धांत वगैरह का प्रतिपादन करते हैं। कवि, लेखक ये आदर्शवादी होते हैं, तो इनको क्या है, सैद्धांतिक श्रेणी के अंदर रखा गया है। और आर्थिक यानी व्यापारी, यानी ये आर्थिक अपना धन वगैरह के बारे में, आर्थिक लाभ के बारे में ज़्यादा चिंतित रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, या उससे जुड़े हुए कार्य करेंगे। तो व्यापारी सारे के सारे आर्थिक व्यक्तित्व के अंतर्गत, आर्थिक व्यक्तित्व की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग तो साधु वगैरह हो गए, ठीक है, भक्त वगैरह हो गए, वो सारे के सारे धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर आएंगे। उसके बाद राजनीतिक नेता वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे राजनीतिक श्रेणी के अंदर आएंगे। और सामाजिक प्रवृत्ति के लोग, समाज सेवी है, जैसे समाज में कोई भी समाज सेवा कर रहा है तो वो सारे के सारे सामाजिक प्रवृत्ति के अंदर आएंगे। उसके बाद कलात्मक, यानी सौंदर्य प्रेमी कलाकार, कोई भी कलाकार है, ठीक है, चित्रकार है, वो सारे के सारे कला प्रेमी हैं, तो कलात्मक के अंदर आएंगे। ठीक है। तो ये स्प्रेंगर का छह प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जुंग का वर्गीकरण। चलिए भी, जुंग या जंग का वर्गीकरण JUNG, ये इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा और जुंग या युंग लिखा हुआ आ सकता है। 1921 के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत किस आधार पे था, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे व्यक्तित्व का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो जुंग थे, जिन्होंने अपना सिद्धांत 1921 के अंदर दिया था। या फिर व्यवहार की प्रवृत्ति के आधार पे, ठीक है, तो व्यवहार की प्रवृत्ति के आधार पे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे। ये सिद्धांत किसका है, जुंग का सिद्धांत है। ठीक है। इन्होंने बेसिकली 2 प्रकार बताए थे, लेकिन एक और तीसरा प्रकार बाद में जोड़ा गया। ठीक है। इन्होंने मूल रूप से व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। ठीक है। कौन कौन से, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है। अंतर्मुखी क्या होता है, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपने मन में क्या है, बातों को दबाए रखते हैं, और जब उनको किसी मंच पे आके बोलने को कहा जाए या अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा जाए तो वो हिचकिचाते हैं। वो अच्छे ढंग से अपने विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन मन के अंदर वो क्या है, बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनको क्या है, यदि किसी व्यक्ति के सामने, किसी सभा में उनको क्या है बोलने का मौका दिया जाए तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, अच्छे से उतने अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो इसके अंदर क्या है, अंतर्मुखी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो क्या है, गणितज्ञ होते हैं। ज़्यादातर गणितज्ञ जो होते हैं उनको क्या है, अंतर्मुखी, यानी मन में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना होता है, तो ये गणितज्ञ लोग जो होते हैं वो इसी के अंतर, उनका स्वभाव जो है अंतर्मुखी आएगा। वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का स्वभाव जो है वो ज़्यादातर क्या है, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अंतर्मुखी है वो बहिर्मुखी नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए तो तीसरा प्रकार उभयमुखी आया। ठीक है। तो दूसरा है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी ये क्या है, इनको अपने विचार जो प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा ढंग होता है। ठीक है। यानी ये दूसरों के सामने क्या है, दूसरों से मेल मिलाप, दूसरों के सामने अपने विचार बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे राजनेता, क्रांतिकारी, व्यापारी। ठीक है। यदि इनमें तीनों में से कोई एक भी है, यदि उसके अंदर अंतर्मुखी है तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। यदि एक नेता अंतर्मुखी है तो वो लोगों को कैसे कन्विंस करेगा, ठीक है, अपने विचार लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, तो उसको बहिर्मुखी होना ही पड़ेगा। तो वो राजनेता जो है बहिर्मुखी ज़्यादातर लोग होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और क्रांतिकारी और व्यापारी, ठीक है, ये सारे के सारे बहिर्मुखी के अंदर आते हैं। उभयमुखी के अंदर क्या है, इन दोनों के, यानी जरूरत पड़ने पर क्या है, अंतर्मुखी व्यवहार प्रदर्शित करे और जरूरत पड़ने पर बहिर्मुखी व्यवहार भी प्रदर्शित करे। ऐसे व्यवहार वाले व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं, उभयमुखी। ठीक है, उभयमुखी। और ये जो है, ये क्या है, 1942 में जोड़ा गया था। और ये किन्होंने जोड़ा, नेमान और याकोर्ज़की। ये नेमान व याकोर्ज़की ने ये तीसरा प्रकार व्यक्तित्व को जोड़ा था। जुंग ने पहले 2 ही प्रकार बताए थे, ये नेमान और याकोर्ज़की ने क्या है, उभयमुखी ये व्यक्तित्व जोड़ा था 1942 के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडमैन व रोजनमैन का सिद्धांत, व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पे, और ये भी प्रकार उपागम के अंदर आता है। ठीक है। व्यक्तित्व के इन्होंने 2 प्रकार बताए, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है। इसको टाइप वर्गीकरण भी कहते हैं। तो फ्रीडमैन व रोजनमैन का जो वर्गीकरण है वो टाइप प्रकार का वर्गीकरण है। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, एक तो टाइप ए के अंदर व्यक्तित्व रखेंगे और टाइप बी के अंदर। टाइप ए वाले व्यक्तित्व हैं वो उच्च अभिप्रेरित होते हैं और इनके अंदर क्या है, धैर्य की कमी होती है। ठीक है, धैर्य की कमी होती है और मंद गति से ये काम करते हैं। और टाइप बी जो है वो धैर्यवान होते हैं और बलवान होते हैं। इसके साथ ही क्या है, मॉरिस ने टाइप सी भी इसके अंदर कुछ वर्षों के बाद जोड़ दिया कि टाइप सी के भी लोग होते हैं। और टाइप सी के अंदर कौन से लोग आएंगे, विनीत, धैर्यवान, कैंसर के प्रति संवेदनशील व्यक्ति जो हैं वो कहाँ पे आएंगे, टाइप सी के अंदर आएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे सी और सी से ही कैंसर। ठीक है। तो कैंसर के प्रति संवेदनशील जो है वो टाइप सी के अंदर। और टाइप डी जो है, इसका सुझाव जो है वो बाद में दिया गया, जो कि अवसाद के प्रति प्रवणता दर्शाते हैं। ठीक है भाई, यानी अवसाद, टेंशन के प्रति इनकी क्या है, प्रवणता होती है। ठीक है भाई।
तो इस तरीके से इन्होंने बेसिकली यहाँ पे 4 प्रकार हो गए, लेकिन फ्रीडमैन और रोजनमैन ने अपना वर्गीकरण में 2 ही प्रकार बताए थे। बाद में मॉरिस और टाइप डी जो है वो इस तरीके से आगे जुड़ते गए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास नाड़ी के आधार पर वर्गीकरण जो है कैनन बोर्ड द्वारा दिया गया। ठीक है, नाड़ी के आधार पर इन्होंने क्या है, संवेगों का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, इन्होंने ऐसा बताया था। और बेसिकली आपसे पूछा जाए कि संवेगों का नियंत्रण किस तंत्र के द्वारा होता है, तो आपको बताना है पृथ्वीय तंत्रिका तंत्र द्वारा संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 7 प्रकार बताए थे, कौन कौन से हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने लिखे भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास विशेषक उपागम। ठीक है, अभी हमने पहले क्या मनोगत की उपागम पढ़ लिया, प्रारूप उपागम पढ़ लिया, अब हमें कौन सा पढ़ना है, विशेषक उपागम। ठीक है, विशेषक उपागम के अंदर 2 व्यक्तियों का नाम आता है, एक तो आलपोर्ट और एक कैटल का नाम। ठीक है, तो आलपोर्ट का पहले सिद्धांत पढ़ते हैं। इसे विशेषक उपागम के अग्रणी माना जाता है, क्योंकि विशेषक उपागम के अंतर्गत पहला सिद्धांत देने वाले आलपोर्ट थे, इसलिए इन्हें क्या है, अग्रणी माना जाता है। और इनके सिद्धांत को शील गुणों का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया, आलपोर्ट ने दिया, यदि आपसे पूछा जाए तो। विशेषक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब इन्होंने क्या है, विश्लेषक बताए, 3 प्रकार के इन्होंने विश्लेषक बताए, प्रमुख विश्लेषक, केंद्रीय विश्लेषक और गौण विश्लेषक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कितने विश्लेषक बताए, 3 प्रकार के, कौन कौन से, प्रमुख, केंद्रीय और गौण। प्रमुख क्या होता है, व्यक्ति विशेष में होते हैं, यानी किसी व्यक्ति में होते हैं, हर एक में नहीं होते। ठीक है, हर एक में नहीं आपको दिखाई देंगे, जैसे गांधीवाद, हिटलरशाही। ठीक है, तो गांधीवाद जो है उसके अंदर जो गुण थे वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है भाई, तो वो एक क्या है, व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले गुण क्या है, प्रमुख विश्लेषक कहलाते हैं। केंद्रीय विश्लेषक क्या होते हैं, मुख्य रूप से प्रमुख जो विश्लेषक हैं उनसे क्या कमजोर होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ईमानदार, अब ईमानदार जो है वो बहुत सारे लोग ईमानदार हो सकते हैं, कर्मठ यानी काम करने वाले, उत्साही। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा का लोग एक ही हमें महात्मा गांधी नजर आता है, हिटलरशाही जो है वो हिटलर हमें नजर आता है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह विशेष जहाँ पे नाम प्रमुख नाम आएगा वहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही होगी। जहाँ पे केंद्रीय नाम आएगा वहाँ पे आम व्यक्ति की भी बात हो सकती है। ठीक है भाई, तो गौण उसके बाद आता है, पहला प्रमुख, केंद्रीय और गौण। ठीक है भाई, तो गौण के अंदर क्या आता है, कमजोर विशेषताएं। ठीक है, कमजोर विशेषताएं आती हैं, जैसे मुझे आम खाना पसंद है, ठीक है, मुझे ये वस्त्र पहनना पसंद है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ऐसे जो विचार हैं वो किसके अंदर आते हैं, गौण विश्लेषक के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब शील गुण शब्द, शील गुण क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ईमानदारी, कर्मठता, उत्साही। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या शील गुण होते हैं। तो इन शील गुणों को सबसे पहले ये शील गुण शब्द ढूंढे गए, तो हमें क्या है 17,953 शब्द मिले आलपोर्ट को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको क्या है थोड़ा और कंबाइन करके, जैसे एक गुण जो है वो दूसरे के अंदर समाहित होता है। ठीक है भाई, एक गुण जो है वो दूसरे के अंदर समाहित होता है, तो उस प्रकार से इन्होंने शब्दों को, एक जैसे शब्दों को इकट्ठा ही कर दिया, एक ही शब्द बना दिया। ऐसे इन्होंने 4500 शब्द बनाए। उसके बाद इन 4500 शब्दों को 171 शब्दों पे लाया गया, और इनको फिर से क्या है जोड़ करके कैटल ने क्या है 16 अपने क्या है शील गुण बताए। ठीक है, प्रमुख रूप से व्यक्तित्व में प्रधान विश्लेषक ही पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटल का वर्गीकरण। ठीक है, तो कैटल का वर्गीकरण क्या है ये आप यहाँ पे देखिएगा। तो कैटल का वर्गीकरण यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो कैटल के वर्गीकरण के बारे में आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इन्होंने क्या है 16 पीएफ मापनी इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है भाई, 16 पीएफ मापनी किन्होंने दी, कैटल ने दी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 16 शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया, शील गुणों का सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया। ठीक है भाई, इंद्रिय अनुभाविक रीति का सिद्धांत भी से कहा जाता है कैटल के सिद्धांत को। सामान्य संरचना के लिए कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया। इन्होंने क्या है कारकों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके अनुसार शील गुण जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो स्रोतशील गुण, एक क्या है सतही शील गुण। स्रोतशील गुण और सतही शील गुण क्या होते हैं, इस डायग्राम से आप समझिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे अहिंसा लिखा हुआ है, अहिंसा क्या है स्रोतशील गुण है। ठीक है, अहिंसा को क्या माना गया, स्रोतशील गुण, यानी ऐसे शील गुण जो मतलब बहुत बड़े लेवल पे हों और बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हों, उन्हें क्या है स्रोतशील गुण माना जाता है, यानी कम लोगों में होंगे। और इसके आसपास अहिंसा से जो इससे क्या है बनने वाले जो शील गुण हैं उनको सतही शील गुण कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, ठीक है, तो वो क्या अहिंसा मतलब किसी से लड़ेगा नहीं,
और लड़ेगा नहीं तो वो उसकी मित्रता होगी लोगों के साथ, वो लोगों का सहयोग करना चाहेगा, वो लोगों का सम्मान करेगा और उसके विचार जो है मजबूत होंगे, सहन शक्ति मजबूत होगी। तो ये जो मजबूती है, मित्रता है, सहयोग है, सम्मान है, ये सारे के सारे क्या सतहीशील गुण है, और ये वाला केंद्रीय या क्या है स्रोतशील गुण है। ठीक है, इसे स्रोतशील गुण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये कैटल का आपको क्या है 16 पीएफ मापनी, यहाँ से इतने क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ज़्यादातर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया। ठीक है, 16 पीएफ मापनी किसने दी? कैटल ने दी। बस इतना ही अभी तक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, स्रोत या सतही शील गुण से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। या फिर क्वेश्चन पूछा गया इंद्रानुभावी रीति का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? कैटल ने दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपको सिद्धांत याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास H.J. आइजेंक का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व के 2 व्यापक आयाम जो है वो बताए। ठीक है भाई, कौन कौन से? एक तो जैविकीय, आनुवंशिकी आधार। इन्होंने जैविकीय एक तो आधार बनाया, आनुवंशिकी इन्होंने आधार जो है वो बनाया। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। H.J. आइजेंक का सिद्धांत जो है उसके 3 अवस्थाएं, या आप कह सकते हो 3 तरह के इन्होंने व्यक्तित्व बताए। ठीक है, अवस्थाएं नहीं, व्यक्तित्व के प्रकार जो है इन्होंने 3 बताए। कौन कौन से? एक तो तंत्रिका तापिता बनाम संवेगिक स्थिरता। ठीक है भाई, यानी तंत्रिका तापिता बनाम संवेगिक स्थिरता, यानी एक व्यक्ति जो संवेगिक स्थिर होते हैं, दूसरे व्यक्ति जो है वो असंवेगिक, मतलब संवेगिक स्थिर, उनके अंदर संवेगिक स्थिरता नहीं पाई जाती। एक बहिर्मुखिता बनाम अंतर्मुखिता, यानी कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, यानी कई व्यक्ति सामाजिक होते हैं और कई व्यक्ति मनस्तापित होते हैं, यानी खुद में खोए रहना चाहते हैं, वो किसी मतलब सामाजिकता प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। तो ये आपको तीनों इनके क्या है प्रकार आपको ध्यान रखने, क्योंकि कई बार पूछ लेता है H.J. आइजेंक द्वारा दिया गया प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको तीनों याद होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो है अल्फ्रेड एल्डर का सिद्धांत है। अल्फ्रेड एल्डर का सिद्धांत जीवन शैली एवं सामाजिक रुचि उपागम का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, और इस सिद्धांत को व्यष्टि या व्यक्ति मनोविज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। इस सिद्धांत को व्यष्टि या व्यक्तित्व मनोविज्ञान के रूप में देखा जाता है। आधार जो है, यानी इन्होंने व्यक्तित्व का आधार किसको बनाया था? तो व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुख होता है। इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को देखा कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किस रूप में करता है। व्यक्ति अपना व्यवहार तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य छुपा होता है। ये इन्होंने बताया था अल्फ्रेड एल्डर ने। उसके बाद एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपर्याप्तता और अपराध प्रवृत्ति से ग्रसित होता है, जिसे हीनता मनोग्रंथि कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली इसका सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हीनता मनोग्रंथि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो हीनता मनोग्रंथि का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड एल्डर ने दिया था। ठीक है, एडलर ने दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस मुझे यही लाइन आपको बतानी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, कि एडलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपर्याप्तता और अपराध प्रवृत्ति से ग्रसित होता है, जिसे हीनता मनोग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्यवहारवादी उपागम। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व की गई अनुक्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है। व्यक्ति की संरचनात्मक इकाई, यानी व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई जो है वो अनुक्रिया है। अनुक्रिया पे किसने बल दिया था? तो जो भी अपने अनुक्रिया से संबंधित सिद्धांत पढ़े, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो हैं व्यवहारवादी उपागम के, जो भी अपने सिद्धांत पढ़े, जो क्रिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। बेसिकली थॉर्नडाइक का सिद्धांत अनुक्रिया के ऊपर आधारित है। ठीक है, कि किस प्रकार की वो अनुक्रिया कर रहा है, उसी अनुक्रिया के आधार पर हम उसका व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम क्या है? इसके अंदर मानवतावादी उपागम के अंदर आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि मानवतावादी उपागम के अंदर ये सिद्धांत पहले दिया किसने? मानवतावादी उपागम का सिद्धांत कॉल रॉजर्स एवं अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? कॉल रॉजर्स एवं अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। तो ये क्या है? फ्रॉइड के सिद्धांत का प्रत्युत्तर था, जो सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत बताया गया था। ठीक है, तो उसका क्या है? ये प्रत्युत्तर, यानी उसके उत्तर के रूप में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। रोजर्स द्वारा पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का विचार भी दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का विचार जो है वो किसने दिया? तो कॉल रॉजर्स ने दिया था। और इन्होंने व्यक्तित्व का विकास संतुष्टि अभिप्रेरक है, या फिर से कहा गया व्यक्तित्व का विकास जो है वो उसका मूल कौन है? संतुष्टि अभिप्रेरक है। यानी जिससे उसको संतुष्टि मिलेगी वो क्या है? वो अपने व्यवहार को और भी बढ़ाएगा, यदि उसको संतुष्टि मिल रही है। यदि उसको संतुष्टि नहीं मिल रही तो वो क्या है? उस व्यवहार से दूर हो जाएगा। उस व्यक्तित्व मतलब उस जो उसके अंदर व्यक्तित्व आया है वो उसे साइड पे कर देगा। ठीक है, साइड पे करने का मतलब क्या हुआ? वो व्यवहार दोबारा नहीं करेगा। ठीक है भाई, जिससे उसे संतुष्टि नहीं मिल रही। यदि संतुष्टि मिल रही है तो वो व्यवहार बार बार अपनाना चाहेगा और उसका व्यक्तित्व जो है वैसा ही हो जाएगा। रोजर्स के अभिग्रहित
रोजर्स ने जो अपने सिद्धांत के अंदर 2 अभिग्रहित बताए कि एक तो व्यक्ति जो है लक्ष्योन्मुख व्यवहार करता है, यानी लक्ष्य को सामने रख करके व्यवहार करता है उसके प्रति, और दूसरा है अनुकूल तथा आत्मसिद्धि व्यवहार का चयन करता है। ठीक है, उसके प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अनुकूल व्यवहार करेगा और उसको आत्मसिद्धि मिले उसके अनुरूप क्या है, अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट बचता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आप देखिएगा, सबसे पहले हम वातावरणीय कारक और जैविक कारक पढ़ते हैं। तो वातावरणीय कारक क्या होते हैं? ये वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, यानी वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऐसा किसने कहा था? रॉस ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? रॉस ने कहा। ठीक है, और वातावरणीय कारकों की बात करें, जैसे परिवार है, आस पड़ोस है और विद्यालय है, जनसंचार माध्यम है, धर्म व संस्कृति है, ये क्या हमें वातावरणीय कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व को क्या है, प्रभावित करते हैं। जैसे कोई परिवार जो है, मान लीजिए परिवार में क्या है, कलेश झगड़ा वगैरह ज़्यादा है, तो वैसा ही व्यक्तित्व जो उसमें बालक क्या है, जिसका पालन पोषण उस परिवार में हो रहा है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, उसका व्यक्तित्व जो है उसी प्रकार का बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे ही क्या आस पड़ोस, विद्यालय, जनसंचार, धर्म व संस्कृति, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो उस पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है जैविकीय कारक। शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता, योग्यता और स्नायुमंडल और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सारे के सारे भी क्या है, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आपने विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ाई है। उसके बाद देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो बुद्धि है, मानसिक विकास। ठीक है, बुद्धि या फिर मानसिक विकास, रुचि या फिर अभिवृत्ति भी इसके ऊपर क्या है, प्रभाव डालती है। महत्वाकांक्षा स्तर, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति और संज्ञात्मक विकास, ये सारे के सारे क्या हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्तित्व को, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो बीच में क्या है, कुछ वातावरणीय, कुछ जैविक कारक डाल देगा और एक आधा यहाँ से डाल देगा। तो इसलिए क्या है, ये आपको एक बार रीडिंग इनकी लगा लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया ढंग से क्लियर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का मापन हम किन किन विधियों के द्वारा करते हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें याद रखने पेपर की दृष्टि से। तो आज की वीडियो थोड़ा लंबी बनी क्योंकि इसमें हमने एक ही वीडियो के अंदर क्या है, व्यक्तित्व के सारे सिद्धांत कवर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और सिद्धांत बचा होगा, शायद हमने क्या है लगभग सारे सिद्धांत कवर कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पे सेट करिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।